नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स बाय कंसेप्ट के इस नए वीडियो में। और जो लोग बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं उसमें से एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। एक क्लास कॉन्सेप्ट्स की हो चुकी है जिसमें हम पहली क्लास में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन मतलब कथन और पूर्व धारणाओं का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और साथ ही साथ में हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चंस का लेवल अप करेंगे और स्टेटमेंट अजम्पशन की किस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। बहुत टफ की तरफ नहीं जाना है, जो एग्जाम क्लियर कराए ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाना है। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को लेकर स्टेटमेंट और अजम्पशन यानी कि कथन और पूर्व धारणा के लिए मैं आपके सामने हूँ। और आज कुछ क्लासेस नहीं हो पाई थी सुबह। आज थोड़ा सा क्या हो रहा है कि दिल्ली में भी बहुत हैवी रेन चल रहा है और थोड़ा सा बहुत इश्यू चल रहा था टेक्निकल, इसलिए सुबह क्लास हो नहीं पाई थी। ये क्लास भी हल्की सी लेट हो रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अपलोड करने में कुछ इंटरनेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर वायर्स वगैरह सब प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए सुबह से प्रॉब्लम चल रही थोड़ी सी। तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, मगर वो कोई जानबूझ के नहीं है, वो हो गई है चीज़ क्योंकि बिल्कुल वो हमारे हाथ में नहीं है। खैर शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी क्लास, ये देख लीजिएगा आराम से। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट ऑफ फ्री स्पीच। पीपल, हिंदी वाले नीचे पढ़ते रहिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। मैं इंग्लिश में रीड कर दे रहा हूँ। पीपल स्पीक फ्रीली इन ऑर्डर टू एंजॉय दिस राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम लॉजिक। देखो दोस्तों, होता क्या है कि एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि सेम लॉजिक कहाँ कॉपी हो रहा है, एकदम सेम लॉजिक कहाँ कॉपी होगा, ठीक है। तो एकदम सेम लॉजिक कैसे होता है इसमें, आपको ये देखना है कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्री स्पीच का राइट दिया आपको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान ने उसको आपको स्वतंत्र मुक्त भाषण का अधिकार दिया है। पीपल स्पीक फ्रीली इन ऑर्डर टू एंजॉय दिस राइट। लोग इस राइट को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि फ्री स्पीच का राइट दिया है तो पीपल भी फ्रीली बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं इस राइट को एंजॉय करने के लिए। सेम लॉजिक किस नीचे स्टेटमेंट में फॉलो हो रहा है, ये भी आपका एक तरह से अजम्पशन का क्वेश्चन होता है। नया डिजाइन का क्वेश्चन है मगर एग्जाम वालों को बहुत पसंद है। पहला क्या, स्मगलिंग इज इलीगल। पीपल इंडल्ज, ये इन होगा, इन स्मगलिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू वायलेट लॉज। ये बोल रहा है जो तस्करी वगैरह होती है वो इलीगल है, अवैध है, बट पीपल इंडल्ज इन दिस बिकॉज दे वांट टू वायलेट लॉस। बिल्कुल सही बात नहीं लग रही भाई, सीधा सीधा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्री स्पीच का राइट दिया तो आप उसको फ्री स्पीच को राइट को यूज करते हो। आप फ्री स्पीच क्यों करते हो भाई, देखो सीधा सीधा पहला लॉजिक ये है, आपको फ्री स्पीच या मुक्त भाषण, स्वतंत्र भाषण, ठीक है, फ्री स्पीच का राइट मिला, आप फ्रीली बोलते हो, फ्रीली स्पीक करते हो, क्यों, इसको एंजॉय करते हो राइट को, राइट, एंजॉय राइट। अब ये बोल रहा है जो स्मगलिंग है वो इलीगल है, और अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, स्मगलिंग एंजॉय कर रहा है, कोई बंदा स्मगलिंग कर रहा है क्योंकि उसको राइट को वायलेट, राइट क्या बोल रहा हूं, इसको लॉ को वायलेट करना है। बिल्कुल सेम लॉजिक है भाई, आपको फ्री स्पीच का राइट है तो आप फ्री बोल के राइट एंजॉय करते हो। स्मगलिंग आपके लिए इलीगल की गई है, आप स्मगलिंग करते हो ताकि लॉ को तोड़ सको। सीधा सीधा लॉजिक बैठता हुआ। इसी तरह से अगर सेकंड बताना चाहूं, पीपल हैव राइट टू लिव, ठीक है, पीपल को लोगों को जीने का अधिकार है। अब अगर इसका क्वेश्चन वाला सेम लॉजिक होगा, देखो आगे की लाइन अभी नहीं पढ़ रहा हूं, अगर सेकंड स्टेटमेंट का स्टेटमेंट वाला लॉजिक होगा तो क्या होना चाहिए, पीपल हैव राइट टू लिव, लोगों को जीने की इच्छा है इसलिए लोग खूब सारा जीते हैं, जी भर के जीते हैं, अच्छी जिजीविषा से जीते हैं, बढ़िया एकदम अच्छी सोच के साथ जीते हैं ताकि वो जिनको जीने का अधिकार मिला हुआ है उसको जिए। अब देखते हैं यहां पर दिया क्या है हमारे को, ठीक है। अब ये भी देखना जरूरी है कि हमारे को दिया क्या है। तो दिया ये है, बट दे डाई सिंस दे डू नॉट वांट टू एक्सरसाइज दैट राइट। ये तो लॉजिक नहीं हुआ ना, ये तो नेगेशन दे रहा है ना। हमको क्या बोला था, सीधा सट देना है कि भाई अगर राइट अच्छा दिया है या राइट नहीं दिया, उसके हिसाब से पॉजिटिविटी बतानी है, राइट है या फिर राइट नहीं है। राइट है तो उस राइट का यूज करते हुए उसको काम करना है, मगर ये उसका अपोजिट कर रहा है, जीने का अधिकार है मगर मरने की बात कर रहा है, भी नहीं हो सकता। वेल्थ गिव्स पावर टू एंजॉय मटेरियल थिंग्स। धन से आप बहुत सारे जो भौतिकवाद की चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, वो खरीद सकते हो। पीपल एंजॉय दीज थिंग्स बाय स्पेंडिंग देयर वेल्थ। अब देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये भी तो होगा, तो ये नहीं हो सकता। देखो वेल्थ गिव्स पावर टू एंजॉय मटेरियल थिंग्स, वेल्थ ने क्या दी है, पावर दी है। पीपल एंजॉय दीज थिंग्स बाई स्पेंडिंग देयर वेल्थ। अगर लॉजिकली सेम होता तो फिर यहां पर सेंटेंस ये होता कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ऑफ फ्री स्पीच दिया है, वो फ्री स्पीच करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से, खुद की हेल्प से नहीं। यहां पर देखो बात यह है कि पीपल स्पीक फ्रीली
टू एंजॉय दिस राइट। ये नहीं होता कि इस राइट की हेल्प से बोलते हैं वो, कि इस राइट को खर्च करके वो बोलते हैं। पीपल बोलते हैं इसके हेल्प से, पीपल बोलते हैं इससे क्या हो जाता है, राइट एंजॉय हो जाता है। मगर यहां पर ये नहीं दे रहा कि वेल्थ पावर देती है तो लोग खूब सारी चीजें खरीदते हैं और इससे वेल्थ उनकी साकार हो जाती है। नहीं, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है किसका, वेल्थ, और यहां पर डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ एकदम वेल्थ का और मेटेरियलिस्टिक थिंग्स का। यहां पर बीच की लाइन नहीं है। वहां पर यह था कि लोग को फ्री अधिकार मिला हुआ है, फ्री बोलने का अधिकार मिला हुआ है, तो लोग बोलते हैं ताकि इस अधिकार का यूज हो जाए। जब यहां पर दिया हुआ है कि पैसे से आप चीजें खरीद सकते हो और आप चीजें खरीदते हो पैसे का उपयोग करते हुए, यहां जस्ट उसकी वाइस वर्सा लाइन लिखी हुई है, बीच में कोई लॉजिक नहीं है उसको यूज करने का, सिर्फ वाइस वर्सा लाइन लिखी हुई है, उलट के लाइन लिखी हुई है। इसलिए सी दिखने में बहुत भ्रामक लग सकता है, दिखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बहुत ज्यादा आपको ललचाता हुआ लग सकता है, मगर सी की गलती मत करना। एग्जामिनेशन में ऐसी ही गलतियां आप करके आते हो। जो इनको लगता है ना लॉजिकल रीजनिंग में सर नंबर नहीं आते हैं, उसका रीजन ये एग्जामिनेशन में आप ऐसी ही गलती करके आते हो। ऑल ऑफ द अबव होने का सवाल नहीं है, नन ऑफ द अबव होने का सवाल नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम लाइक क्वेश्चन था एकदम। ये क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आता हुआ, देखिए, योगा हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज बट इट मे नॉट बी फॉर एवरीवन। पढ़ लीजिए साथ साथ में, भाई योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, व्यायाम है, बट ये सबके लिए नहीं है। Before you sign yourself up for a yoga class, you need to examine what is it you want from your fitness routine. If you are looking for a high energy, fast paced aerobic workout, a yoga class might not be your best choice. This paragraph best supports the statement that. देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अब मैं इंग्लिश में रीड कर चुका हूं, आप लोगों के लिए हिंदी में भी समझा देता हूं मैं। योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन गई है, ठीक है, मैं हिंदी की रीडिंग नहीं कर रहा हूं, समझा दे रहा हूं इंग्लिश टू हिंदी। मगर इससे पहले कि किसी कोई योगा क्लास ज्वाइन वगैरह करें, आपको एग्जामिन करने की जरूरत है कि आप जो अपना फिटनेस रूटीन बनाने जा रहे हैं, कि भाई मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, ऐसा ये करना है, वो जो भी है, उससे पहले आपको देखना है कि मुझे अपने फिटनेस रूटीन से चाहिए क्या, मेरी उससे मेरी क्या कामना है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज माई टारगेट बाय दैट। इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई एनर्जी फास्ट पेस्ड एरोबिक वर्कआउट, आप बोल रहे हो मुझे हाई एनर्जी एकदम फास्ट पेस वाला वर्कआउट चाहिए, एकदम खतरनाक वाला, तो योगा क्लास क्या होगा, योगा में बैठ जाओगे, सांसें खींचोगे हम वहां बैठ के, सांस आ रही है, सांस नहीं आ रही है, ठीक है, सांस नहीं आ रही है, ब्लड रिलेशन में आती है, तो सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये सब होता है वहां पर, होता है भाई। तो वो अगर होगा तो आपका फास्ट वर्कआउट का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। यही चीज पैराग्राफ बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई योगा ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया आजकल में, मगर योगा ज्वाइन करने से पहले देख तो लो आपकी बॉडी क्या मांग रही है और आप योगा करना चाह भी रही है बॉडी या नहीं करना चाह रही है। आप तो कह रहे हो मेरे को तो एथलीट बनना है बहुत बड़ा और 100 मीटर की स्प्रिंट मारनी है, और आप कह रहे हो मैं योगा ज्वाइन कर लेता हूं क्योंकि ये पॉपुलर है, तो वो चीज नहीं चलेगी। पैराग्राफ हमको मोटा मोटी यही समझाने की बात कर रहा है। दिस पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट योगा इज मोर पॉपुलर देन हाई इंपैक्ट एरोबिक्स। अब मोर पॉपुलर की बात कहां हुई है कि उससे मोर पॉपुलर है, नहीं, योगा पॉपुलर है, बस इतनी बात बोली है, पहला गलत हो गया। बिफोर एम्बार्किंग ऑन ए न्यू एक्सरसाइज रेजिमेन यू शुड थिंक अबाउट योर नीड्स एंड डिजायर्स। बिल्कुल सही है, किसी भी नई एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पता कर लेना चाहिए भाई कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। योगा इज चेंजिंग द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस एंड मेजर वेज, कोई सेंस ही नहीं है। मोस्ट पीपल थिंक दैट योगा इज नॉट ए रिग्रेस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ज्यादातर लोग सोचते हैं योगा रिग्रेस फॉर्म नहीं है, योग व्यायाम का कठिन रूप नहीं है। बात यहाँ कठिन और सरल की नहीं है। अब एग्जाम में जो होता ना, जो बच्चे गलती करते वो करते, मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ एग्जाम में गलती क्या करते। एग्जाम में आप गलती करते डी के साथ में, आपको लगता है यही तो बोला है उसने, जल्दीबाजी में क्या होता, आपको लगता सर ये तो ऐसा है कि योगा क्लास में इसने बोला है कि योगा क्लास में सर फास्ट वर्कआउट नहीं हो पाता है, तो सर इसका मतलब योगा कठिन एक्सरसाइज नहीं है, योगा तो ईजी हो गया, यही तो आपने बोला। भैया मैंने ये नहीं बोला कि योगा कठिन एक्सरसाइज नहीं है, योगा भी अपने आप में कठिन चीज है, मगर मैंने ये नहीं बोला कि सरल या कठिन, मैंने ये बोला अगर बॉडी फास्ट मांग रही है, मैंने क्या पैराग्राफ ने बोला बॉडी फास्ट मांग रही है, तो योगा शायद उतना फास्ट नहीं है, आपकी चॉइस योगा नहीं होगी। कठिन और सरल वर्ड यूज नहीं हुआ है पैराग्राफ में। रिग्रेस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कठोर एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है पैराग्राफ में कहीं भी। पैराग्राफ तो ये बोल रहा है कि भाई फास्ट और स्लो की बात कर रहा है। जरूरी नहीं है जो चीज फास्ट हो वही कठोर होगी, जरूरी नहीं है जो स्लो हो वही चीज सरल होगी, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए पैराग्राफ की जो मेन थीम है वो ये है कि भाई अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने नीड्स देखनी पड़ेंगी। अब हो सकता है आप मेंटली टेंशन में हो तो आपको बिल्कुल योगा ही आपके लिए बेस्ट चीज है। और आजकल आप जानते हैं मेंटल डिप्रेशन वगैरह कितनी बुरी बुरी चीजें हो रही हैं,
उस समय योगा से कठिन कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है ध्यान केंद्रित करना। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग टफ और इजियर वन, इट्स अबाउट बीइंग सुटेबल और नॉट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड डिजायर्स, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, आपको बता चुका हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द ट्राइब्स शुड डेवलप देयर ओन कल्चर एंड मेक देयर कंट्रीब्यूशंस टू द कल्चरल रिचनेस ऑफ द कंट्री। इट इज अननेसेसरी टू कॉज देम टू चेंज देयर कस्टम्स, हैबिट्स और डाइवर्जन्स so far as to make themselves indistinguishable from other classes. To do so would be to rob rural and pastoral life of its color and stimulating diversity. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इतने ही बड़े स्टेटमेंट आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, आपको ये नहीं मिलेगा 15-15 लाइन का स्टेटमेंट मिल जाएगा। दूसरे एंट्रेंस जो होते हैं जैसे क्लैट वगैरह है, उनमें काफी बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, लाइक मिनिमम 450 वर्ड्स वाले। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या दिया है, ट्राइब जो होती है, जाति जनजाति वगैरह होती हैं, ये बोल रहा है जनजातियों को अपना खुद का कल्चर मेंटेन करना चाहिए, अपनी संस्कृति बनाए रखनी चाहिए, और जो देश की जो सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक समृद्धि जो है, उसमें अपना योगदान देना चाहिए, कल्चरल रिचनेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इट इज अननेसेसरी टू कॉज देम टू चेंज देयर कस्टम। अगर उनको बोला जा रहा है कि आपकी अपनी हैबिट चेंज करो, अपने संस्कृति को चेंज करो, तो ये गलत बात है, ये अनावश्यक है, कोई जरूरी नहीं है। सो एज टू मेक देमसेल्फ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर क्लासेस, कि भाई अपनी जो उनकी अन्य वर्गों से अलग बनाने के लिए उनको ये बोला जाए कि अपनी आदतें, रीति रिवाज, विविधता बदल दो, एक बढ़िया तरीके से रहो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब गलत है, ये कतई बोलने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ ये बोल रहा है कि जातियों को अपने हिसाब से जीने देना चाहिए, जनजातियां जो होती है उनको अपना कल्चर मेंटेन करना चाहिए, और इससे क्या होगा, वो देश की सांस्कृतिक समृद्धि का हिस्सा बन पाएंगे अपने को मेंटेन करते हुए। इसलिए उन पर जबरदस्ती दबाव बनाना कि अपने को चेंज कर लो, ये गलत चीज है, अनावश्यक है। टू डू सो वुड बी टू रॉब रूरल एंड पेस्टरल लाइफ ऑफ इट्स कलर एंड स्टिमुलेटिंग डाइवर्सिटी। ये बोल रहा है अगर ऐसा किया जाता है, ऐसा दबाव डाला जाता है, तो ऐसा लगेगा कि हमने ग्रामीण जो उनका सांस्कृतिक परिवेश था उसको लूट लिया है, ठीक है, उसको लूट लिया है हमने, और वो बहुत गलत हो जाएगा। जो देहाती जीवन है, वहाँ की संस्कृति है, जनजाति है, जो उनका एक कल्चर चला हुआ आता है। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक इस साल यूपीएससी में रैंक निकाली, जिन्होंने कुछ 630 के आसपास रैंक निकाली, उनका मॉक इंटरव्यू देख रहा था। तब वो भी ऐसी जनजाति जगह से आते थे, तो उनसे यूपीएससी में भी ये पूछा गया कि जनजातियों को हमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अर्बन लाइफ से। बिल्कुल सही बात है, मगर जनजातियों से अर्बन लाइफ को क्या क्या सीखना चाहिए, तो बस उससे क्वेश्चन मुझे एकदम से ये दिमाग में यूँ अटका कि हाँ यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जनजातियों को अपना कल्चर बनाए रखने दो, उनको शहरों में मिक्स करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कल्चरल डाइवर्सिटी दे देंगे, सांस्कृतिक विविधता देंगे देश को, और देश की सांस्कृतिक समृद्धि को और ज्यादा समृद्ध और खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन रिक्वायर्ड बाय द अबव आर्ग्यूमेंट। ऊपर जो कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है, उसमें कौन सा अजम्पशन नहीं माना गया होगा, नॉट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में गलती होती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलती होने के चांस हैं। मैं ऐसी चीजें मेरी आदत है बताता हुआ चलता हूं जो एग्जाम में दिक्कत दे सकती है। कलर एंड डाइवर्सिटी आर डिजायरेबल थिंग्स, ये तो बात सही है भाई, होता ही कलर डाइवर्सिटी डिजायरेबल थिंग्स है, ये तो बोला ही गया उसमें। ट्राइबल पीपल आर कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्कुल कैपेबल है, नॉट, इसमें तो नॉट का सवाल ही नहीं है, पहली लाइन में बताया था कि उनको करने देना चाहिए। चेंजिंग ट्राइबल कस्टम्स इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ मेकिंग मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल ऑफ ट्राइबल पीपल, बिल्कुल गलत है, कोई ट्राइबल कस्टम को चेंज नहीं करना है, पहली बात बताई गई है, नेसेसरी कंडीशन नहीं। और मेडिसिन मॉडर्न का तो कोई जवाब नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो सी अनावश्यक बात है, सी जैसी कोई चीज इस पैराग्राफ में नहीं है, तो सी नॉट अजम्पशन है, इसलिए सी राइट आंसर है, क्योंकि नॉट अजम्पशन ही पूछा गया था। चौथा देख लो चाहो तो, रूरल लाइफ इज प्रेजेंटली फुल ऑफ कलर एंड डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, तो सी आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट क्या है, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ अ कंपनी विल बी हेल्ड आफ्टर 6 months, ये तो इजी सा लग रहा है, 6 महीने के बाद ही होगी। अगली जो कार्यकारी समिति की जो बैठक होनी है ऑफिस की, वो 6 महीने के बाद होनी है, ठीक है जी। अच्छा, अजम्पशन क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल बी डिसॉल्व्ड आफ्टर 6 months, अभी की जो कार्यकारी समिति 6 महीने बाद उसको डिसॉल्व किया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा है कंपनी विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 6 months, कंपनी 6 महीने के बाद फंक्शन में रहेगी, कार्य करती रहेगी। बहुत इजी भाई, सीधी सी बात है, कंपनी की अगली मीटिंग 6 महीने बाद होगी, जो उसकी कार्यकारी समिति है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी, ठीक है। ये बोल रहे 6 महीने के बाद एग्जिस्टिंग को हटा देंगे, आपको क्या पता मीटिंग एजेंडा आपके कान में बोलने आया था क्या वो,
खुद सोचो ना यार, 6 महीने बाद वो उस कमेटी को रखोगे या नहीं रखोगे, वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं? 6 महीने बाद वो आके ये बोलने वाले हैं कि हम लोग बंद हो रहे हैं भैया, 6 महीने बाद अब तुमको नई कमेटी बनाएंगे, ऐसा कुछ होगा? या कि कान में बोलने आएगा मीटिंग का एजेंडा क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? कोई बोलने नहीं आया आपको। कोई, आप कैसे बता सकते हो मीटिंग का एजेंडा? पहला स्टेटमेंट फर्जी एकदम, पहला assumption। द कंपनी विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 6 मंथ, बिल्कुल सही है। 6 महीने बाद अगर मीटिंग है, मैं बोल रहा हूँ 6 महीने बाद एक कंपनी में, कितना ईजी है, 6 महीने के बाद एक कंपनी में मीटिंग होनी है, तो 6 महीने कंपनी चलेगी तो सही। 6 महीने के बाद कंपनी चल तो रही है, मीटिंग तभी तो हो पा रही है। अगर कंपनी नहीं होती तो मीटिंग कैसे होती? सीधी बात है, सेकंड वाला अजम्पशन सही है, आसान सा क्वेश्चन है। अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, जो हमारा पूर्व धारणा जो 2 है वही निहित है कथन के अंदर। सीधा सा आंसर था, आंसर ए हो गया चौथे का। चलते हैं अगले प्रश्न पर, पांचवा देखते हैं क्या है। इन द स्टेट ऑफ जुमनीजिया पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाई एक्स एयरलाइन इंस्टेड ऑफ वाई एयरलाइन। ठीक है, जुमनीजिया नाम का स्टेट है, उसमें एक्स एयरलाइन से लोग ज्यादा पसंद करते हैं जाना इंस्टेड ऑफ वाई की अपेक्षा। एज एक्स एयरलाइन हैज एडवांस्ड जर्मन सिक्योरिटी सिस्टम एंड 99% ऑन टाइम ऑपरेशंस। ये बोल रहा है लोग एक्स को प्रीफर करते हैं वाई पे। इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करा रहा हूं, बस दिखा ऐसे रहा हूं। एक्स को प्रीफर करते हैं वाई के ऊपर, क्यों? क्योंकि एक्स में जर्मन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है बढ़िया, और उसके 99% उसकी जो फ्लाइट वगैरह और जो टाइम वगैरह ऑपरेशन होते हैं सारे टाइम पे होते हैं, टाइमली होता है सारा काम, इसमें बड़ी पंक्चुअलिटी है, इसलिए उन्होंने पूरा बताया है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत लॉजिकल बात लग भी रही है भाई। अगर आपको पता है कि एक फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे चलती है 99% टाइम, और साथ ही साथ बता रहा है कि उसमें बढ़िया सिस्टम लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह, आपको सेफ भी फील होएगा, तो आप ऑब्वियसली उसी को प्रीफर करोगे। ठीक बात है यहाँ तक तो। अब अजम्पशन इसमें क्या क्या माना गया होगा देखते हैं। बोलता है पूर्व धारणा 1 में, एयरलाइन एक्स विद एडवांस जर्मन सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिकॉर्ड ऑन टाइम ऑपरेशन इज परसीव्ड बेटर देन एयरलाइन वाई। बिल्कुल सही बात है भाई, एयरलाइन एक्स में एडवांस जर्मन सिक्योरिटी सिस्टम है और रिकॉर्ड ऑन टाइम ऑपरेशन इज परसीव्ड बेटर देन एयरलाइन वाई, इसलिए इसको पसंद किया जाता है। सीधी सी बात है, बेहतर माना गया इसलिए वाई की। तो पहला स्टेटमेंट सही, पहला assumption सही है बिल्कुल। हेड एडवांस जर्मन, ये तो मतलब क्योंकि देखो पहला assumption सीधा सीधा स्टेटमेंट के अंदर मेंशन था कि एक्स वाई के ऊपर इसलिए ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी सिस्टम बढ़िया है और ऑन टाइम ऑपरेशन है, तो यही बात लिखी हुई है, तो इसलिए ऑब्वियसली assumption ये माना गया होगा। Had advanced German security system and on-time performance record of Y airline been implemented, it would have been preferred over airline X। ये बोल रहा है अगर Y के अंदर भी जर्मन सिक्योरिटी सिस्टम लगा देते और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है उसको अच्छा कर दिया जाता, ऑन टाइम कर दिया जाता, तो वो X से अच्छा परफॉर्म करता। एग्जामिनेशन में आप हो सकता है इसको जोश जोश में टिक कर दें सही, मगर ये स्टेटमेंट, ये अजम्पशन गलत है, सरासर गलत है भाई। ये बोल रहा है X का भी Y से अच्छा है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम भी और क्या अच्छा है, ऑन टाइम ऑपरेशन भी हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं वाई का भी हम अच्छा कर देते तो ये एक्स से ज्यादा हो जाता। यार ज्यादा होने की क्या गारंटी है? वाई का अच्छा कर देते तो हो सकता है वाई की भी सेल बढ़िया आती, एक्स से ज्यादा आती या नहीं आती वो मुझे नहीं पता, अभी इसलिए पता है फॉर नाउ एक्स इज फार बेटर देन वाई बिकॉज वाई हैज नो सिस्टम, एक्स हैज सिस्टम्स, ऑन टाइम ऑपरेशंस, एवरीथिंग फैसिलिटी, बट लेटर ऑन व्हेन वाई इज इंप्रूव, जब वाई को सुधार कर दिया गया तो वो एक्स से बेटर होगा या नहीं होगा गारंटी नहीं है, उसकी कंपेरेबल रेंज में हो सकता है फिर प्राइसेस का फैक्टर आ जाए, हो सकता है कोई और फैक्टर आ जाए, और जरूरी थोड़ी है कि उसका 99% ही उसका ऑन टाइम होगा नहीं होगा, हो सकता है अभी 50% तो सुधार के 80% कर दिया, तब भी तो एक्स से कम ही रहा। तो ये हम अनसर्टेनिटी है, डिसाइड नहीं कर सकती एक्स से अच्छा है करेगा या नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ अजम्पशन 1 सही है, अजम्पशन 2 सही नहीं है। एग्जाम में आप हो सकता है जल्दीबाजी में 2 को भी टिक कर देते, मगर नहीं करना, याद रखें चीज को। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ ₹1 लाख टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु आर किल्ड इन रेलवे एक्सीडेंट्स। भाई गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला है जो रेल दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं उनकी फैमिली मेंबर को 1 लाख रुपए दे दिए जाए, कंपनसेशन, मुआवजा राशि। ठीक है, कथन क्या, पूर्व धारणा क्या बोलता है? द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड्स टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन। गवर्नमेंट के पास जो कंपनसेशन के लिए, जो मुआवजे के लिए है खर्चा आएगा, उसको रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए इनफ फंड है उनके पास, सरकारी खजाना है इतना। देयर मे बी रिडक्शन इन इंसिडेंट्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन नियर फ्यूचर, नियर है ये, नियर फ्यूचर। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, ये बोल रहा है कि जो सरकार है वो जो मृतक होंगे रेलवे दुर्घटनाओं की उनको 1-1 लाख रुपए देगी। ठीक है, 1 लाख दे रही है। पूर्व धारणा क्या है? गवर्नमेंट हैज इनफ फंड्स टू मीट द एक्सपेंस ड्यू टू कंपनसेशन, ऑब्वियसली यस। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो 1 लाख रुपए अनाउंस क्यों करती? गवर्नमेंट के पास पैसा है मुआवजे की राशि देने के लिए, पहला assumption सही है। दूसरा क्या है? देर में भी रिडक्शन
अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या रेलवे वालों को ये बोलेगी यार एक्सीडेंट कम करना, हमारे पैसे ज्यादा लग जाएंगे? बिल्कुल फॉल्स फूलिश एकदम ये अजम्पशन है। मतलब अगर आपको ने बोल दिया गवर्नमेंट ने, तो अभी मतलब या तो गवर्नमेंट जानबूझ के करा रही है एक्सीडेंट, और बाद में बोल रही है यार हमारी जेब से 1 लाख रुपए लग जाए किसी को मारना हमारे ट्रेन वालों, इसलिए ट्रेन के एक्सीडेंट कम हो जाएंगे कि 1 लाख रुपए बढ़ गया, यार फालतू सरकार के पैसे लग रहे हैं, एक काम करो आदमी को मारो मत। तो ये तो बकवास स्टेटमेंट था, कोई सेंस नहीं था अजम्पशन 2 का, इसलिए अजम्पशन 2 इज इनकरेक्ट, अजम्पशन 1 इज करेक्ट। छठा क्वेश्चन खत्म होता है, 7वें प्रश्न पर आता हूं। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो दोस्तों इसको प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ आप लोगों को हमारे ग्रुप्स में डेली मिल रही है, जिन लोगों को नहीं मिली है वो लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है नीचे लिंक में। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोलता है? द ब्रिज वॉज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹128 करोड़। ये बोल रहा है एक पुल का निर्माण हुआ 128 करोड़ रुपए की लागत से, एंड इवन सिविल बस सर्विस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। और बोल रहा है जो सिविल बस सर्विस है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है। व्हाट अ पिटी टू सी इट ग्रॉसली underutilized. A citizen's view on new flyover linking east and west sides of a suburb. suburb मतलब suburban वगैरह जो बोलते हैं फॉरेन में, वो है ये suburb। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक पुल का निर्माण हुआ 128 करोड़ रुपए की लागत से मित्रों, ठीक है, और बोल रहा है सिविल बस सर्विस जो है वो उसको इवन यूज भी नहीं कर रही है। 128 करोड़ रुपए आपने लगा दी और सिविल बस सर्विस उसको यूज नहीं कर रही है। व्हाट ए पिटी, दया आती है ऐसी चीज को देख के, क्योंकि इतनी भारी भरकम आपने खर्चा किया मगर उसको अभी तक यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। ये एक व्यू है एक नागरिक का, जो ईस्ट और वेस्ट साइड, जो एक शहर की एक क्षेत्र की उसके जो ईस्ट वेस्ट साइड को जोड़ते हुए एक फ्लाईओवर बनाया गया, उसके यूज वगैरह पे और उस पे सब पे एक नागरिक का व्यू है, आम नागरिक का। ठीक है, अब आम नागरिक का व्यू, अब उसकी पूर्व धारणा देखते हैं क्या है। द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव। ऐसे पुलों का निर्माण किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। देखो पहला तो गलत है, ये तो बड़ा जनरल स्टेटमेंट है कि किसी की ऐसे पुलों का निर्माण कोई भी पब्लिक ऑब्जेक्टिव सिद्ध नहीं करता है, पब्लिक के काम नहीं आता है। ये वाला नहीं आ रहा है। जनरलाइज क्यों कर रहे हो कि सच ब्रिजेस क्यों कर रहे हो? सारे पुल थोड़ी वेस्ट के लिए बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट पागल थोड़ी हो गई है। ठीक है, उस पुल का गलती हुई है, उस पुल के बारे में जिसने भी ये प्रस्ताव पारित किया था, जिसने भी उसको सैंक्शन किया था पुल को, उस पुल के केस में गलती हुई है। मगर आप जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ऐसे पुलों का निर्माण गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए पहला अजम्पशन हो जाएगा गलत। दूसरा क्या बोलता है? देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। आप इतना सारा पैसा लगा रहे हो तो उससे पहले देखना चाहिए कि भाई धन की उसकी कुछ जवाबदेही है, कुछ काम नहीं आया तो आप जिसने भी सैंक्शन किया था उसको पकड़ो, उससे जवाब मांगो कि भाई कोई बस जब जा ही नहीं रही उस पे से, कोई उसका यूज ही नहीं हो रहा, तो पुल बनाया क्यों गया था? तो इसीलिए जो भी पब्लिक के प्रोजेक्ट होते हैं उन पे जो पैसा लगाया जा रहा है उसकी जवाबदेही, उत्तरदायित्व तय होना चाहिए, उस पर जवाब मांगा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसलिए पूर्व धारणा 1 तो गलत है, पूर्व धारणा 2 सही है। अजम्पशन 2 इज करेक्ट while 1 is incorrect. That is why my answer becomes 2 is implicit while 1 is not. 7वां क्वेश्चन खत्म होते हुए मैं आता हुआ क्वेश्चन नंबर 8 पर। The education of a student at collegiate level not taking into account maintenance expenses costs 400 rupees a year. एजुकेशन, एक स्टूडेंट की कॉलेज लेवल पर जो एजुकेशन है, not taking into account maintenance expenses cost 400 rupees a year. Collegiate education is thus drawing heavily upon the national resources of an impoverished community. So college education should be restricted to a brilliant few. देखो एक चीज बता दूं, अगर किसी ने हमारा लास्ट लेसन नहीं देखा, जिसको स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन नहीं आता है करना, उसका लॉजिक क्या है, वो इस क्वेश्चन को गारंटी से गलत ही करेगा। क्योंकि जो स्टेटमेंट में बात बोली गई है उसको सुन के आप सभी को गुस्सा आएगा, मुझे भी आएगा, सभी को आना भी चाहिए। स्टेटमेंट 1 में स्टेटमेंट के अंदर बात ऐसी की गई है, मगर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी लिखा हो, स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हो, वो क्या होता है? ऊपर वाले का फरमान होता है, उसी को आप हमेशा 100% सच मान के खेलेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा है कॉलेज की एजुकेशन लेवल इतना हाई होता है, मतलब पैसे से इतना हाई होता है कि अगर आपके पास मेंटेन नहीं कर सकते हो अच्छी इकोनॉमी, तो आप उसमें एडमिशन नहीं करा पाओगे। कॉलेज एजुकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा बर्डन डालती है नेशनल रिसोर्सेज पे, क्योंकि अकाउंट मेंटेनेंस नहीं देखा जाता है, सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा बच्चों पर, एक स्टूडेंट पे एवरेज 400 रुपये का खर्चा गवर्नमेंट को पड़ता है। अब देश में कितने करोड़ों स्टूडेंट होंगे? अगर 130 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर देख लो 25% भी स्टूडेंट हुए तो देश सरकार को कितना सारा पैसा लग जाएगा।
सीधी सीधी बात है, सरकार को ये अमाउंट देख नहीं पा रही है और इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है सरकार का, इसीलिए नेशनल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी पड़ रही है, नेशनल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। इसीलिए कॉलेज एजुकेशन को सिर्फ एक अच्छी क्लास जो होती है बहुत कुछ ही लोगों के लिए सीमित कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, इसको हम सच मानेंगे। तकदीर की बात है कि हमको इसको सच मानना पड़ेगा। मन में बुरा लग सकता है एग्जाम में, मगर भावनाओं मत आना, सिलेक्शन ले लेना, जॉब ले लेना, भावनाओं मत बहना कि नहीं मैं तो गलत करूंगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है भैया, जो स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया, दैट इज ट्रू फॉर यू एटलीस्ट इन दैट क्वेश्चन। तो ये बात सही मान के अब अजम्पशन पे आएंगे। तो इसलिए अभी हम बुरे लोग बन जाते हैं, एक बार के लिए कथन को सही मानना है, हमको मानना है। सदन की भूमिका देखा करो, पार्लियामेंट चाह क्या रही है आपसे, उस समय चाह क्या रहा है आपको, टॉपिक बोल रहा है भाई समझो कि एजुकेशन बहुत महंगी हो गई कॉलेज में, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है, इसलिए नेशनल रिसोर्सेज पे एकदम हैवी वो आ रहा है, लोड आ रहा है, राष्ट्रीय जो संसाधन है, इसीलिए कॉलेज की एजुकेशन कुछ ही लोगों को मिलनी चाहिए, ज्यादा लोगों को फालतू में नहीं मिलनी चाहिए। यही मान के आपको क्वेश्चन करना है आगे, दिमाग में बिठा लो, ये अपना दिमाग लगाया कथन से अलग और क्वेश्चन हुआ गलत, ये बात हमेशा याद रखना मेरी, ठीक है। असम्पशन क्या, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, हमारे संसाधन लिमिटेड है। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड टू द कॉलेज, बिल्कुल सही बात है, कॉलेज में कुछ ही लोगों को एडमिशन देना चाहिए, सबको दे दोगे तो इतना खर्चा कौन उठा पाएगा। इसीलिए दोनों असम्पशन सही है, दोनों पूर्व धारणा सही है कि हमारे संसाधन लिमिटेड है, सीमित हैं, इसलिए उनको बचा के चलना चाहिए। और दूसरा, कुछ ही बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिया जाना चाहिए, सबको एडमिशन मत दो, क्योंकि उससे सरकारी खजाने पर बहुत भार आ रहा है। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन, जिसमें कि 8वां क्वेश्चन अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज का जिसमें स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था, मगर क्योंकि वो स्टेटमेंट है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, सब कुछ उसी के इन एंड अराउंड घूमना चाहिए। स्टेटमेंट में जो लिखा है वही सदा सत्य है, वही आखिरी सत्य है, दैट इज द ओनली अल्टीमेट ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आ जाता हूं। द सिटी बस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड टू चेंज रूट्स ऑफ 3 buses plying between points A and B in the city to make them economically viable। ये बोल रहा है सिटी बस ट्रांसपोर्ट सेवा जो है उसने अपना जो रास्ता है A और B के बीच में 3 बसों का रास्ता बदल दिया है ताकि उनसे ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल हो सके, इकोनॉमी ज्यादा आ सके, ज्यादा पैसा जनरेट हो सके। इसके लिए क्या किया, एक बिंदु A था, एक बिंदु B था, ठीक है। A और B के बीच में ये बोल रहा है कि 3 बसों के मार्ग उसने बदल दिए हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में 3 बसों के मार्ग बदल दिए उसने, वो जहां से भी घुमा के लाएगा, हो सकता है मुनीर का होके घुमा के लाए, होता आनंद विहार से होके ले जाए, जैसे भी 3 मार्ग बदल दिए हैं ताकि ज्यादा पैसा जनरेट हो, मोर मनी जनरेट हो, ठीक है। एक एक पॉइंट पे हमको ध्यान देना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। अब अजम्पशन क्या बोलता है, पूर्व धारणा क्या बोलती है, दीज बसेस मे गेट मोर पैसेंजर्स ऑन द रिवाइज्ड रूट्स। बिल्कुल सही बात है या नहीं, खुद सोचो भाई, रूट्स अगर रिवाइज किए ए और बी के बीच में और बोल रहा है कि उससे इकोनॉमी अच्छी होगी, उससे अर्थव्यवस्था उनको आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सकेगा हिंदी वालों के लिए, तो अगर पैसा ज्यादा जनरेट हो रहा है तो ऐसा क्या, ऐसा तो है नहीं ना ए और बी के बीच में तेल कम लगेगा। कितना तेल बचा लोगे, थोड़ी सी डिस्टेंस 1 किलोमीटर कम भी कर ली होगी तो। अगर इकोनॉमिकली ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उन दूसरे रास्ते जो बदले गए हैं उन पर क्या होगा, ज्यादा पैसेंजर मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा भीड़ होती होगी लोगों की, ज्यादा लोग इंतजार करते होंगे, इसीलिए वहां पर ज्यादा पैसा मिलने के चांसेस हैं। इसलिए पहला अजम्पशन बिल्कुल सही है, पहली पूर्व धारणा सही है कि इन बसों को नए वाले रूट्स पे ज्यादा पैसेंजर या यात्री मिल जाएंगे। अगर अजम्पशन 2 पे आता हूं, क्या बोलता है, मैनी पीपल रिसाइडिंग ऑन द ओल्ड रूट्स मे नॉट अवेल बस सर्विस। ये बोल रहा है जो पुराने रूट पे लोग रहते हैं अब उनमें से काफी लोगों को बसेस नहीं मिल पाएगी। एग्जाम में आप इसको जरूर टिक कर सकते थे, मगर मत करना क्योंकि ये अजम्पशन गलत है। 1 या 2 वर्ड क्वेश्चन में ऐसे दिए होते हैं जिनकी वजह से एक पूरा अजम्पशन गलत हो जाता है और हमको लगता है सर लॉजिकल रीजनिंग सर फायदे का सौदा नहीं है, इसको अटेम्प्ट ना करें। दोस्तों अटेम्प्ट करें मगर थोड़ा ध्यान से करें। मैनी पीपल रिसाइडिंग ऑन द ओल्ड रूट्स मे नॉट अवेल बस सर्विस। ये बोल रहे हैं पुराने रूट पे रहने वाले काफी लोग बस सर्विस नहीं उठा पाएंगे। भैया उसने लिखा था रूट्स ऑफ 3 बसेस, 3 बसों का रूट चेंज हुआ है, पूरी उसकी सारी बसें खत्म नहीं कर दी गई उस रूट पे, सिर्फ 3 बसों का, स्पेशली उसने 3 बसेस लिख के दिया, ऑल बसेस नहीं लिखा है। तो ऐसा नहीं कि पुराने वाले लोगों को बस सर्विस ही नहीं मिल पाएगी, 3 के अलावा चौथी मिल जाएगी, 5वीं मिल जाएगी, 10 होंगी, 10 मिल जाएंगी। आप ये कैसे कह सकते हो कि उनको बस सर्विस ही नहीं मिलेगी, बस सेवाओं का लाभ ही उनके लिए खत्म हो गया, बसें खत्म हो गई उनके लिए। इसलिए स्पेशली उसने क्वेश्चन में 3 बस लिख के दिया था आपको। इसलिए दूसरा अजम्पशन बिल्कुल गलत है कि पुराने रूट पर रहने वाले लोगों को
भाई गवर्नमेंट पागल थोड़ी है, सिटी बस ट्रांसपोर्ट सर्विस पागल थोड़ी है, वो दूसरी बसें चलाएगी उधर, वो अपना लाभ क्यों खत्म करेगी, और बाकी जो बसें चल रही है उनका रूट रहने दिया, सिर्फ 3 बसों का चेंज किया, और स्पेशली उसने 3 बस मेंशन भी इसीलिए किया है। तो 9वां क्वेश्चन का पहला अजम्पशन या पूर्व धारणा बिल्कुल सही है, जबकि दूसरी बिल्कुल गलत है। मैं आ रहा हूं क्लास के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि आप लोगों के लिए क्या होगा, चलो आज होमवर्क नहीं देते हैं, आज करा देते हैं। पिछली बार के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ए था, आप लोगों में सबने सही दिया था, ग्रुप में सबका जवाब आया था, बिल्कुल सही था, पिछली बार का आंसर ए ही था। यहां पर क्या है, साइंस इज ए सॉर्ट ऑफ न्यूज एजेंसी कंपेरेबल इन प्रिंसिपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है ये। साइंस इज ए सॉर्ट ऑफ न्यूज एजेंसी कंपेरेबल इन प्रिंसिपल टू अदर न्यूज एजेंसीज। ये बोल रहा है साइंस एकदम एक न्यूज एजेंसी की तरह है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है मान के चलो। बट दिस news agency but this news agency gives us information which is reliable to an extraordinary high degree due to elaborate techniques of verification and its capacity to survive centuries. So science should be read with as much interest as we read news. ये बोल रहा है साइंस बिल्कुल न्यूज एजेंसी की तरह काम करती है, वैसी ही होती है, मगर ये ऐसी न्यूज एजेंसी है जिस पर आप भरोसा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अति साधारण लेवल तक आप, मतलब हाईएस्ट डिग्री, मतलब फाइनल भरोसा इसी पे कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ही न्यूज लाके नहीं रख दी जाती है कि वो बुश की चिट्ठी आज गिरेगी, पाकिस्तान में फटेगा एटम बम, ये सब नहीं है यहाँ पर ऐसी न्यूज में। साइंस को इसलिए एक अच्छी न्यूज एजेंसी और रिलायबल न्यूज एजेंसी, विश्वास पात्र न्यूज एजेंसी माना गया है, क्योंकि ये बोलता है ये अपने तथ्यों को वेरीफाई करती है और इसकी ये सेंचुरी से सर्वाइव कर रही है। बोल रहा सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी हो गई। साइंस कब से, न्यूज तो 100 साल 200 साल पुरानी हुई होगी, साइंस कब से, हमेशा से चल रही साइंस, और ये अपने फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकती है टेक्निक से, तकनीकों से, एक्सपेरिमेंट से, इनके पास वेरीफाई करने की टेक्निक है। तो इसीलिए साइंस में सब कुछ प्रैक्टिकली प्रूव्ड होता है, इसीलिए हम इस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। सो साइंस शुड बी रीड विद एज मच इंटरेस्ट एज वी रीड न्यूज। तो ये बोल रहा है इसीलिए साइंस को क्या करना चाहिए, हमको जितना हम न्यूज को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं उतना ही हमको साइंस को भी पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट में जो लिखा है मान के ही चलना है आपको। अब देख लेते हैं पूर्व धारणा क्या है। ठीक है, पूर्व धारणा क्या है, साइंस एनकरेजेस इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट, बिल्कुल सही बात है। साइंस से खोजी भावना जो होती है प्रोत्साहित होती है, क्योंकि साइंस अगर आप पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा तो इन्वेस्टिगेट करोगे, चीजों को और जानने की कोशिश करोगे, बिल्कुल सही बात है। तभी तो इसने लिखा ना कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जो जिसमें वेरिफिकेशन वगैरह की गुंजाइश रहती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोलता है, पीपल रीड न्यूज आउट ऑफ इंटरेस्ट, लोग न्यूज को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। लास्ट स्टेटमेंट देख लो, लास्ट स्टेटमेंट का लास्ट पोर्शन देख लो, क्लियरली लिखा हुआ है साइंस को भी उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ा जाना चाहिए जितना हम न्यूज को पढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर लिखा हुआ है, तो न्यूज को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो भाई साइंस को उतने इंटरेस्ट से पढ़ो जितना न्यूज को पढ़ते हो। तो आपने ये चीज मान लिया ना कि न्यूज को आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो। आप खुद सोचो डायरेक्ट, इस कथन में क्या लिखा हुआ है, विज्ञान को भी उतनी रुचि से पढ़ो जितना आप न्यूज को पढ़ते हो। इसका मतलब आप मान के चल रहे हो कि न्यूज को इंटरेस्ट से पढ़ते हो, यही तो लिखा हुआ है कि आपने माना है पीपल रीड न्यूज आउट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, लोग रुचि से समाचार को पढ़ते हैं। तो पहला भी सही हो गया इसका, और दूसरा भी पूर्व धारणा सही हो गई इसकी, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ आर इम्प्लिसिट, दोनों अंतर्निहित हैं कथन के अंदर, दोनों जो ये दिए हुए हैं मान्यताएं या पूर्व धारणाएं, दोनों कथन में अंतर्निहित हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट अजम्पशन पे, और कल होगा वापस से हिंदी का लेक्चर, और परसों डे आफ्टर टुमारो अगेन लॉजिकल रीजनिंग विद न्यू टॉपिक। टोटल 8 टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें 8 टॉपिक में क्लासीफाई किया आपका पूरा सिलेबस, और उससे आप लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी। तो ये था हमारा लेक्चर, और कोशिश करते हैं दोस्तों, देखते हैं अभी दोपहर का लेक्चर, अभी देखते हैं बारिश की क्या संभावना है, तो थोड़ा सा देखते हैं कुछ हो पाता है नहीं हो पाता है, मगर कोशिश करूंगा पूरा। और अभी अगर डिले हुआ है उसके लिए माफ़ी दे दीजिएगा यार, थोड़ा सा कोशिश की लाने की, थोड़ा दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है एकदम। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट से आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मगर ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करना है आप लोगों के लिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फैला दो लॉजिकल रीजनिंग, फैला दो अपनी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।